हम बात कर रहे हैं सरलपुर गांव की, जहां मेहनती लोगों का दिल जमीन जितना साफ था। इसी गांव में श्याम अपनी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। श्याम की दुनिया उसकी छोटी सी झोपड़ी और सब्जी के बाजार तक ही सीमित थी। वो रोज की तरह आज भी सुबह जल्दी उठ गया था और सब्जियों को बाजार ले जाने की तैयारी कर रहा था। इतनी ठंड में जा रहे हो श्याम, रात भर सोए भी नहीं ठीक से। अगर हम सो गए गीता तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। बाजार में जल्दी पहुंचूंगा तभी तो सब्जी ताजी बिकेगी और अच्छी कमाई होगी। बस सेठ करमचंद का कर्जा उतर जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है, बस अपना ध्यान रखना। तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं शाम को आता हूँ। श्याम सब्जियों की टोकरी को अपने सर पर रखता है और बाजार की तरफ चल पड़ता है। उसकी झोपड़ी के पास ही उसके बड़े भाई मोहन का घर था, जो कि बहुत अमीर था। मोहन और उसकी पत्नी शारदा घर के बाहर खड़े थे। देखा आपने, फिर से चला गया वो गरीब इतनी सुबह। जाने दो शारदा, वह क्या कर लेगा। मैं गांव का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। मेरा व्यापार बड़ा है, उसे बस सब्जी बेचने वाला ही रहने दो। लेकिन मुझे उसका ये चुपचाप मेहनत करना पसंद नहीं आता। कल सुना है उसने सेठ करमचंद से और पैसे लिए हैं। कह रहा था कि नई मंडी में जगह लेगा, कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए। अरे उसका दिमाग तो सब्जी के भाव से ऊपर उठता ही नहीं, वह कभी आगे नहीं निकल सकता। लेकिन तुम सही कह रही हो, उसकी तरक्की पर नजर रखनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम के साथ किसी गरीब सब्जी वाले का नाम जुड़े। तो फिर ऐसा करो कि उसका काम ही बंद हो जाए। सेठ करमचंद को भड़काओ ना, वो तो पैसों का भूखा है। तुमने सही कहा, यह काम सेठ जी से ही करवाना पड़ेगा। श्याम का बड़ा भाई मोहन और उसकी भाभी शारदा उसे बहुत जलते थे और हमेशा उसे नीचा दिखाते थे। उन्हें अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। मोहन उसी दिन सेठ करमचंद के पास जाता है और उन्हें श्याम के खिलाफ भड़काता है। अरे मोहन, तू तो बड़ा आदमी है, तू मेरे पास क्यों आया है? सेठ जी, आप तो मेरे बड़े भाई हैं। मैं तो बस आपको आपकी भलाई के लिए बताने आया था। क्या आपने मेरे छोटे भाई श्याम को कर्जा दिया है? हाँ दिया है, उसकी मेहनत देखकर दिया है। क्यों, क्या हुआ? सेठ जी माफ करना, पर मेरा भाई बड़ा लापरवाह है। मैंने सुना है उसकी सब्जी अक्सर सड़ जाती है और वह बाजार में भाव भी सही से नहीं पाता। आपने उसे जो पैसे दिए थे वह उसे अपना व्यापार नहीं बढ़ा रहा, बल्कि शराब और जुए में उड़ा रहा है। हैं? क्या तू सच कर रहा है? मेरा पैसे डूब जाएंगे, ऐसा क्या? सेठ जी, बस आप उसे बोलिए कि वह 1 हफ्ते के अंदर सारा कर्जा वापस कर दे। जब उसे लगेगा कि आप शक्ति दिखा रहे हैं तो वो शायद जल्दी आपके पैसे लौटा देगा, नहीं तो वह कभी नहीं लौटाएगा। समझ गया मैं, तू सही कह रहा है। मैंने उसे बहुत छूट दे दी थी। कल ही मैं जाके उससे अपना सारा पैसा वापस लूंगा। हाँ, यही तो चाहिए था। धन्यवाद सेठ जी। मोहन वहाँ से चला जाता है। अपने घर पहुंचकर वो शारदा को सब कुछ बताता है। अब देखना शारदा, शाम पर कैसे दुखों का पहाड़ टूटा है। उसका व्यापार भी बंद हो जाएगा। अब वह कुछ नहीं कर पाएगा, वह कभी भी हमसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि वो सड़क पर भीख मांगे। ऐसा ही होगा शारदा, देखना एक दिन वह मंदिर और सड़क पर खड़े होकर भीख मांगेगा। अगले दिन श्याम रात को बाजार से लौटता है। वो थका हुआ है पर खुश है, क्योंकि आज अच्छी कमाई हुई थी।
जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचता है, वो सेठ करमचंद और उनके 2 गुंडे खड़े दिखाई देते हैं। सेठ जी, आप इतनी सुबह सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है श्याम। मुझे खबर मिली है कि तेरा काम डूबा जा रहा है। मेरा पैसा मुझे अभी के अभी वापस चाहिए, बस। कैसी बात कर रहे हैं आप सेठ जी? मैंने तो आपको हर महीने किस्त दी है और काम तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। अगर 3 दिन में मेरा सारा पैसा वापस नहीं आया तो मैं तेरी इस झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा। और बाजार में जो तेरे दुकान है ना, उसे मैं अपनी बना रहा हूँ। वहां जाने की कोशिश भी मत करना। जल्दी जल्दी पैसा लौटा दे, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। हाँ। सेठ जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बस 1 महीना दे दीजिए। मैं जैसे तैसे करके आपके पैसे लौटा दूंगा। मेरे से मेरी दुकान मत छीनिए, यही तो एकमात्र सहारा है मेरी कमाई का। अगर आप इसे भी छीन लेंगे तो मैं क्या करूंगा? वो तू जान, बस 3 दिन है तेरे पास और फिर तेरी झोपड़ी भी छीन लूंगा। सेठ करमचंद और उसके गुंडे चले जाते हैं। श्याम हताश होकर जमीन पर बैठ जाता है। तभी मोहन और शारदा वहां से गुजरते हैं। देखा श्याम, मैं तो तेरे से पहले ही कहा था कि अच्छा और बड़ा व्यापार करना। तूने छोटा व्यापार किया और तू उसी में असफल हो गया। पता नहीं अब तेरा क्या होगा। बेचारा अब कैसे जिएगा। भाई, तुम ही कुछ करो। तुम तो अमीर हो, तुम सेठ को मना लो या मेरी मदद कर दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता श्याम। कर्जा तुम्हारा है। मैं अपने कठिन परिश्रम का पैसा तुम्हारे लापरवाही पर नहीं गंवा सकता। अब तुम अपनी गलती सुधारो। हाँ, तुम्हारी मुसीबत है, तुम ही उससे निकलो। मोहन और शारदा हंसते हुए चले जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा? कैसे लौटाऊंगा सेठ जी के पैसे? 3 दिन बाद श्याम की झोपड़ी भी उससे छिन गई। उसका परिवार रास्ते पर आ गया। वो सब देखकर शारदा और मोहन बहुत खुश हो रहे थे। देखो शारदा, श्याम की झोपड़ी भी उससे छिन गई। अब तो उसका परिवार सड़क पर रहेगा। और भीख का खाना खाएगा। श्याम और गीता की ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मोहन, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये कभी आगे नहीं बढ़ने चाहिए। श्याम का परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा है और गीता रो रही है। श्याम की आंखों में भी आंसू है। हम अब क्या करेंगे श्याम? बच्चों को क्या खिलाएंगे? मैं हार नहीं मानूंगा गीता। मैं कहीं और जाऊंगा, शहर जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, पर बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है श्याम। जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम फिक्र मत करना, मैं जल्द ही लौटूंगा। पहले तो श्याम गांव में ही कुछ काम ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ काम नहीं मिलता। इसलिए वो दूसरे गांव जाने का फैसला करता है। वो जंगल के रास्ते से दूसरे गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने परिवार को भूखा नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। शाम को थोड़ी दूर चलते ही एक आदमी दिखाई देता है, जो कि घायल हालत में एक पेड़ के नीचे बैठा था और दर्द से तड़प रहा था। अरे कौन हो तुम? ये क्या हो गया? मुझे जल्दी कुछ करना होगा। श्याम उस आदमी को वैद्य के पास ले जाता है और वो वही गांव था जहां श्याम जा रहा था। एक बूढ़ी औरत उसे आदमी का इलाज करती है। बेटा, ये जख्म बहुत गहरे हैं, इन्हें भरने में कुछ समय लगेगा। जब तक उनकी देखभाल करनी होगी। अगर उनकी सही से देखभाल नहीं की तो कुछ भी हो सकता है। आप फिक्र मत करिए माँ जी, मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूंगा। दो दिन बाद वो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो आदमी श्याम के पास जाता है, जो कि पास ही बैठा था। तुम कौन हो बेटा, और मैं कहाँ हूँ? मैं गांव जा रहा था, अभी एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। आप ठीक हैं अब? मैं श्याम हूँ। मैंने आपको जंगल में घायल पाया और इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। आज के जमाने में जब सब भागते रहते हैं, कोई भी किसी की मदद करता ही नहीं है, लेकिन तुमने मेरी मदद की।
तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं रमन लाल हूँ, एक बड़ा व्यापारी। सेठ जी, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं कोई साधारण सेठ नहीं हूँ श्याम, मैं हूँ रमन लाल माथुर, शहर का सबसे बड़ा सब्जी का व्यापारी। लोग मुझे रमन लाल दादा भी कहते हैं। मैं तो सोच रहा था आप कोई साधारण आदमी ही हो, लेकिन आप तो बहुत बड़े व्यापारी निकले। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। मुझे तुम्हें देखकर ये साफ पता चल रहा है कि तुम बहुत दुखी हो। मुझे बताओ, तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। श्याम रमन लाल को सब कुछ बताता है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ श्याम, लेकिन तुम अब फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा कर्जा चुकाऊंगा। मैं तुम्हें काम दूंगा। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं शायद जिंदा भी नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। आपका धन्यवाद सेठ जी। मैं इसी गांव में व्यापार शुरू करने आया था। अब तुम ही इस गांव में व्यापार शुरू करोगे। जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। तुम तो बस अच्छे से मेहनत करना और ईमानदारी से अपना काम करना। रमन लाल जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं श्याम, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, ये तो बस कर्मों का फल है। श्याम ने रमन लाल की सहायता से इस गांव में सब्जियों का बड़ा व्यापार शुरू किया। रमन लाल ने उसके परिवार को भी वही बुला लिया। श्याम दिन रात अपनी सब्जियों के व्यापार में मेहनत कर रहा था। उधर मोहन की जिंदगी अब बदल चुकी थी। ये क्या कर दिया तुमने मोहन? तुमने कहा था कि तुम बड़े व्यापारी के साथ बेईमानी करके उसका सारा माल सस्ते में बेच दोगे, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। उस व्यापारी ने मुझसे ज्यादा चालाकी की। उसने जानबूझकर मुझे खराब माल बेचा और फिर बाजार में मेरी बदनामी कर दी। हमारा सारा पैसा, जमीन सब चला गया। अब तो कर्ज वाली हमारी हवेली भी हमसे छीन लेंगे। अब हम गरीब हो गए। मैं क्या कर सकता हूँ शारदा? कुछ दिनों बाद मोहन की हवेली भी उससे छिन जाती है और वो दोनों सड़क पर आ जाते हैं। पेट भरने के लिए वो भीख मांगने लगते हैं। शारदा, हमारी हालत कैसी हो गई है? अब तो भीख मांगना पड़ रहा है पेट भरने के लिए। क्या कर सकते हैं जी, पेट भरना है तो ये करना ही होगा, नहीं तो भूखे ही मर जाएंगे। कुछ समय और बीतता है और श्याम अब एक सफल और प्रसिद्ध व्यापारी बन गया है। उस रमन लाल के साथ मिलकर कई गांव में व्यापार करता है और अब श्याम सूट बूट पहनता है और श्याम रामलाल के साथ अपने गांव आया था। तुम्हारी वजह से आज मेरा व्यापार यहाँ पहुँचा है। तुम अब मुझसे भी बड़े व्यापारी हो। ये सब आपकी और भगवान की कृपा से है रमन लाल जी। फिर श्याम गांव के मंदिर की तरफ जाता है। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठे एक मैले कुचैले आदमी पर पड़ती है। वो आदमी मोहन है। उसके कपड़े फटे हुए और वो बहुत कमजोर दिख रहा था। उसके पास शारदा भी बैठी है जो भीख मांग रही थी। मोहन भाई। श्याम, तुम इतने बड़े आदमी बन गए। हाँ भाई, पर ये सब छोड़ो। ये क्या हाल बना लिया है तुमने? यह सब मेरे कर्मों का ही फल है। मुझे माफ कर दे छोटे भाई। मैंने ही सेठ करमचंद को भड़काया था। मैंने ही बाजार में अफवाह फैलाई थी। मैंने ही तुम्हारा सब्जी का छोटा सा धंधा तबाह किया था। मैं तुम्हारी तरक्की से जलता था। मैंने सोचा कि तुम्हें गरीब बनाकर मैं सबसे बड़ा रहूंगा। मैं पापी हूँ। हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया देवर जी, हमें माफ कर दो। आपने जो किया वह गलत था, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हो और आज तुम सच्चाई बता रहे हो। भगवान ने तुम्हें तुम्हारी करनी का फल दे दिया है और मुझे मेरी ईमानदारी का। अब जब तुमने पश्चाताप कर लिया है तो मुझे तुम्हें सजा देने का कोई हक नहीं है।
उठो भाई, अब आप मेरे साथ काम करोगे। तुम तो सच में बहुत बड़े आदमी हो श्याम। अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा और खूब मेहनत करूंगा। हाँ भैया, हम दोनों साथ में काम करेंगे और व्यापार को और बड़ा करेंगे। श्याम अमीर बनने के बाद भी पहले जैसा ही रहा। उसने अपनी सीधा साधा दिल नहीं बदला। उसने दिखा दिया कि असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि नेक काम और माफ करने की ताकत में होती है। और कर्म का फल तो हर किसी को मिलता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर।